दोस्तों, जब हम कनाडा की वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत से डाउट्स होते हैं, जो कहीं न कहीं हमें कन्फ्यूज़ करके रखते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। क्यों? क्योंकि अगर पीआर अप्लाई करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से ऑप्शन आपके सामने हैं, कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने होती हैं। क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपके सामने होंगे, तो आप उनमें अप्लाई करोगे, तो कहीं न कहीं चांसेस आपके बन सकते हैं। बट अगर आपने लिमिटेड ऑप्शंस चूज़ किया है, तो कहीं न कहीं आपके पीआर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जब मैं कंक्लूजन बताऊँगा लास्ट में, वो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। चलिए, अगर हम अपॉर्च्युनिटीज़ की ही बात कर रहे हैं और कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या-क्या ऑप्शन होते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला वे होता है एक्सप्रेस एंट्री पूल। यहाँ पे आपको एंट्री तो करना ही पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप जॉब बैंक में अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब बैंक क्या होता है? वैसे तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग साइट्स होती हैं जिनके थ्रू लोग जॉब अप्लाई करते हैं, बट अगर आप एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो जॉब बैंक में आप अप्लाई करते हो। ये गवर्नमेंट की साइट होती है। अब जो कोई प्राइवेट साइट नहीं है, गवर्नमेंट की साइट में ये होता है कि आप वहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट करते हो। आपके ऑक्यूपेशन अगर उनको समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी के थ्रू, किसी जॉब साइट्स के थ्रू, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आप ऑक्यूपेशन बेसिस पे सिलेक्ट कर चूज़ करते हो जॉब। लेकिन जब जॉब बैंक में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह से अप्लाई करते हो? एनओसी कोड के बेसिस पे। जैसे टियर 0, 1, 2, 3 होता है। आप सपोज़ अगर हेल्थ केयर में हो, तो उसके लिए कोई एनओसी कोड होगा। उस एनओसी कोड के बेसिस पे ही आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। और सेकंड फ़ायदा इसका क्या होता है? जो भी एम्प्लॉयर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन देखेगा, उसको पता रहेगा कि आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाले टाइम पे आपके पास लीगल वे होगा कि आप वहाँ जाकर के जॉब कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आपके ऑप्शन यहाँ पर बन जाते हैं। और बहुत सी ऐसी भी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर जॉब अगर आपके पास होती है, तो आप कहीं न कहीं पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन था, इसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट होते हैं, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको आगे नीचे मेंशन कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ, एक और ऑप्शन है प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी। देखिए, आप अगर राउंड ऑफ इन्विटेशन देखोगे लेटेस्ट अभी, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट कैटेगरी बेसिस पे एप्लीकेशन को पिक कर रही है, या तो प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू कर रही है। अगर आपकी सीआरएस रैंकिंग लो है, सपोज़ आपकी रैंकिंग है 172, और अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेशन दे देती है, तो 600 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, तो 772 आपकी रैंकिंग बन जाती है यहाँ पर। अगर आप लास्ट कट ऑफ देखोगे तो 772 ही गया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने आईटीए इशू किए हुए हैं। तो अगर आपकी सीआरएस रैंकिंग लो है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप अपनी सीआरएस से परेशान हो, तो ये ऑप्शन आप चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। फिर कौन सा ऑप्शन है? प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, पीईआई कैटेगरी अभी भी ओपन है, पहले भी ओपन था, और इसमें भी टाइम टाइम पे हमें कट ऑफ आते हुए दिख जाते हैं। तो आप चाहो तो प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर पीईआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हो, उसके साथ में अलग से इनकी वेबसाइट में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करते हैं सस्कैचुअन की। तो सस्कैचुअन भी बहुत अच्छा प्रोविंस है, और ये आपको अलग अलग कैटेगरी के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करने का यहाँ पर चांस देता है। सस्कैचुअन की बात करें, यहाँ पर अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, तो भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। यहाँ पर इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में नहीं भी अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सस्कैचुअन में पॉइंट
अगर आप बनाते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो ऑक्यूपेशन डिमांड कैटेगरी में डायरेक्टली आप प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है दोस्तों अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम क्या होता है, इसमें 4 अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, वो है दोस्तों न्यू ब्रांसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कॉशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये 4 प्रोविंसेस मिल करके एक प्रोग्राम होता है जिसमें बोलते हैं हम अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। यहाँ अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो कहीं ना कहीं आप इस अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। जॉब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए अगर आप रेज्यूमे राइटिंग करवाना चाहते हो मुझसे, या तो आप जॉब सर्विसेज लेना चाहते हो, तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किस तरह से जॉब फाइंड की जाती है, कौन कौन सी साइट्स होती हैं, और जॉब बैंक में भी अप्लाई करना चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं दोस्तों मैनिटोबा। मैनिटोबा भी बहुत अच्छा प्रोविंस है। टाइम टाइम पे यहाँ से भी काफ़ी एप्लीकेशन सिलेक्ट होती हैं और हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आप मैनिटोबा को बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप चाहो तो मैनिटोबा भी आप चूज़ कर सकते हो। मैनिटोबा में ही देखोगे तो एक सिटी है मॉडर्न मैनिटोबा, यहाँ पे भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, और इंडिविजुअल जो मॉडर्न मैनिटोबा है ये भी एप्लीकेशन लेता है। तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। वे टू इमिग्रेट टू मॉडर्न मैनिटोबा कनाडा, बहुत अच्छा प्रोविंस है और सिटी बोल सकते हैं मैनिटोबा में, और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों की एप्लीकेशन लगी हुई है। फिर दोस्तों बात करते हैं एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, AAIP। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं कि होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं इस जो AAIP प्रोग्राम है, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई करते हो और आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप इस वहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी आप मुझे कांटेक्ट मत करिएगा, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। फिर दोस्तों हम बात करें कि नेक्स्ट जो राउंड ऑफ इनविटेशन है उसमें किस तरह से गवर्नमेंट एप्लीकेशन उठा रही है। तो देखिए, मैंने आपसे अभी तक 11 कैटेगरी के बारे में बात किया है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो पहला एक्सप्रेस एंट्री था, सेकंड क्या था, जॉब बैंक था जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी होती है। फिर बात करें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड था यहाँ पर। उसके अलावा हमने बात किया सस्कैचुअन के बारे में, फिर बात किया यहाँ पे सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री के बारे में, फिर हमने रिवाइज़ किया ऑक्यूपेशन डिमांड के बारे में, फिर हम बात कर रहे थे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में। उसके अलावा देखोगे तो लगभग 10 से 11 कैटेगरीज़ हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर PR अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। मैनिटोबा के बात किया हमने, मॉडर्न मैनिटोबा के बारे में बात किया, और देखोगे अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम है। उसके अलावा राउंड ऑफ इन्विटेशन देखोगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हेल्थ केयर की बात करें, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी है, और कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन बेसिस पे गवर्नमेंट काफ़ी एप्लीकेशन उठा रही है। अब कैटेगरी बेस में भी अगर आपके इन 6 ऑक्यूपेशंस में आपका आता है, जिसमें स्टेम है, हेल्थ केयर भी है, एजुकेशन में भी है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि आप एलिजिबल हो रहे हो ऑक्यूपेशन बेसिस पे। ऑक्यूपेशन बेसिस पे है, CRS स्कोर आपका लो भी है तो भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, आप अपने आप से भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, और अभी तक आपने ये 8 मिनट से 9 मिनट की वीडियो पूरा नहीं देखा है, स्किप करके देखा है, तो ज़रूर आपको मेरी हेल्प लेनी चाहिए या किसी और कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब 9 मिनट किसी वीडियो को नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम रहेगा इसको पढ़ने का, फाइल करने का, जो फोकस लगाना होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो आप नहीं दे पाओगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप मेरी असिस्टेंस चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।